हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है इस मैराथन के ज़रिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, तो ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। और इसमें जो प्रश्न के माध्यम से आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। प्रश्न आपको लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में ये आगामी परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल से आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को हिट करते हैं। दोस्तों, चलिए प्रश्न को लेते हैं। और दोस्तों, आपकी जो मैराथन में हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं इनमें से 14 हो चुके हैं। आज ये 15वां आपका प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से जुड़े रहिए और अक्टूबर तक आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी सामान्य अध्ययन के पेपर की। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी सामान्य अध्ययन पेपर की। और ये इसमें जो मैं आपके प्रैक्टिस सेट लाती हूँ इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। आपको अलग से सारे टॉपिक पढ़ के उनके कंसेप्ट क्लियर करके आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ते और खाली मेरे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो तब भी आपका मुझे लगता है पेपर अच्छा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर रूस, जर्मनी, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है 2018 का जो फीफा विश्व कप था कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रूस में किया गया था। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन 14 जून से 15 जुलाई 2018 के मध्य रूस में संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर दूसरी बार पहला खिताब 1998 विश्व कप का खिताब जीत लिया था। ध्यातव्य है कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में दोहा की राजधानी कतर में संपन्न होगा। तो आपको एक एमसीक्यू के जरिए ही कितनी सारी इसमें जानकारी प्राप्त हो गई है और 2022 के जो होना है दोहा में, कतर में, तो वो भी आपको पता चल गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था? तो बताना है। तो इसमें आपका है 224, 223, 222 या फिर 221। तो जल्दी से उसका उत्तर आप सोच लीजिए। क्या हो सोचा है आपने? अगर आपने सोचा है इसका उत्तर बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 223 आपका नंबर ऐड हो चुका है अगर आपने सही उत्तर दिया है। देख लीजिए इसकी जानकारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के लिए 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 223 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मई 2018 को चुनाव जो है संपन्न हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ इंग्लिश के जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है हिंदी में वो यहाँ से हिंदी इंग्लिश का पढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आंकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? इतने करोड़, 136 करोड़, 135 करोड़, 137 करोड़, 134 करोड़। तो कितने करोड़ थी बताइए। तो इसमें आपने सोच लिया होगा कि 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं बी 135.4 करोड़ तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार 16 मई 2018 को जारी आंकड़ों में भारत की जनसंख्या इतनी थी, यानी कि 135.40 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था या किया गया है या किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को, अंजेला मर्केल को, दी इबोला फाइटर्स या दी साइलेंस ब्रेकर्स। तो बताइए इन चारों में से किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था? तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी द साइलेंस ब्रेकर्स तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। 7 दिसंबर 2017 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा द साइलेंस ब्रेकर को वर्ष 2017 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इन महिलाओं ने सोशल मीडिया में हैशटैग
मी टू के जरिए यौन उत्पीड़न के अपने कटु अनुभव सार्वजनिक किए थे। उल्लेखनीय है कि टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति समूह, विचारों अथवा घटनाओं का चुनाव अपने पाठकों के मतदान के आधार पर किया जाता है, जिन्होंने विश्व समुदायों को सबसे अधिक सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ध्यातव्य है कि भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले वे एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ज्ञातव्य है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। अब देखिए, इतने से ही एमसीक्यू के लिए आपको कितनी अधिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और मुझे लगता है ये जो जानकारी आपको प्रश्नों के माध्यम से मिलती है एमसीक्यू के साथ साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होती होंगी। अगर होती है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक शेयर करते रहिए, जिससे क्या है आपके साथ साथ और भी लोगों की ये वीडियो जो है बेनिफिशियल हो। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? जनपद तो सभी को पता है, जिले को बोलते हैं। तो जारी अभिलाषी जनपद सूची में बताना है मेवात हरियाणा, श्रीवस्ती उत्तर प्रदेश, सुकमा छत्तीसगढ़, या फिर नमसाल या फिर अरुणाचल प्रदेश में हैं ये सब ज़िले। तो बताइए आपका उत्तर क्या जा रहा है। अगर आपका उत्तर जा रहा है ए, मेवात जो हरियाणा में है, ये सबसे सर्वाधिक पिछड़ा हुआ जनपद है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी 20 पिछड़े जिलों की सूची में मेवात हरियाणा का देश का सबसे पिछड़ा जिला है। तत्पश्चात आसिफाबाद तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, किफिरे नागालैंड का स्थान आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिले श्रीवस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर हैं। उत्तर प्रदेश का 5वां जिला सोनभद्र है, जिसे सूची में 19वां स्थान प्राप्त हुआ था। मेवात तथा उत्तर प्रदेश के उपरोक्त 4 जिले मुस्लिम सब केंद्र हैं। इस सूची में सुकमा छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसका आपको उत्तर भी मिल चुका है यहाँ पर, बी, लालजी सिंह को। चलिए इनकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के जनक माने जाते हैं लालजी सिंह। दिसंबर 2017 में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर लाल सिंह ने भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 1988 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया। पितृत्व से जुड़े इस मामले को सुलझाने के लिए 1991 में पहला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आधारित सबूत भारतीय न्यायालय में पेश किया गया। तो कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल चुकी। सिर्फ प्रश्न ने क्या पूछा था कि कौन इसके जनक थे, और इसके द्वारा आपको सब कुछ इसमें प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? आपकी यूनिट का आपको पता ही है कहाँ से ये आपका कंटेंट का प्रश्न लिया गया है। स्मृति स्तर, विभेदीकरण स्तर, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर। बताइए शिक्षण का स्तर नहीं है इनमें से। तो अगर आप लगा रहे हैं शिक्षण के स्तर के लिए बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। स्मृति स्तर, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर ये शिक्षण के स्तर माने गए हैं। यहाँ पर इसकी जो है डिटेल है, देख लीजिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्राय 3 विभिन्न मानसिक स्तरों जैसे कि स्मृति स्तर, बोध, अवबोध तथा चिंतन या विमर्शीय स्तर पर संपन्न होती है। इन 3 स्तरों को कम से कम विचारयुक्त, संतोषजनक तथा अधिक विचारयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? जॉन किन्स, अमर्त्य सेन, MAC पिमो, महबूब उल हक। बताना है आपको इन चारों में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय है। तो उत्तर लगा लीजिए जल्दी से। अगर आप लगा रहे हैं इसका उत्तर डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। महबूब उल हक को यह श्रेय जाता है। इन्होंने ही विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ किया था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे
सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेट के जो स्टूडेंट हैं वो तो इस आंसर को एकदम कर जाएंगे। जो मास्टर हैं वो शायद दिक्कत हो जाए तो देख लीजिए, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंडल आयोग। देख लीजिए क्या होगा इसका उत्तर आपका। तो उत्तर इसका आप लगा लीजिए जल्दी से। अगर आप लगा रहे हैं बी, कोठारी आयोग, तो बहुत अच्छा है। इसमें 1964 और 66 को सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से। चलिए जानते हैं आगे। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। यह आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका पेपर है और इसकी तैयारी मुझे लगता है सभी की अच्छे से चल रही होगी। अब तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करते रहिए और तैयारी में बने रहिए। चलिए देख लीजिए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम का शब्द का प्रयोग किया? ऑगस्ट काम्टे, डी.एल. मॉर्गन, टी.एस. कुन, ई.एच. कार। किसने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पैराडाइम का शब्द का प्रयोग अगर आप लगा रहे हैं इसका सी.टी.एस. कुन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपका नंबर बनते हैं, नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस एस कुन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो, जांची हुई हो, निश्चित हो, सर्वमान्य हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह अंतरिम हो वही परिकल्पना का चयन बेहतर है। अगला देख लीजिए, इसका जो डिटेल है वो जान ले पहले। जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक जांचीय प्रस्ताव, टेस्टेबल प्रोपोजिशन के रूप में करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मोस्टली पूछा जाता है नेट के सिलेबस में, तो ये ज़रूरी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में देखते हैं ये प्रश्न शोध से संबंधित आता है या नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी है, जल्दी से आंसर लगा लीजिए। मुझे लगता है इसमें आपके लिए ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने लगा ही लिया होगा। 1956 यहाँ पर डिटेल है इसकी, पढ़ लीजिए इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश में हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? बताइए। चीन, ईरान, सऊदी अरब या फिर इराक? तो 13 का आपका उत्तर होना चाहिए सी, सऊदी अरब। तो अगला प्रश्न इसकी यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? R.K. पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्ण। तो बताइए दोस्तों कौन है इसका अगुवा? तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें सी, माधव गाडगिल, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है और यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 31 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? यह हिस्ट्री से आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करिए इसको। झांसी, ग्वालियर, उदयपुर या फिर अहमदाबाद? तो 15 में आपका आंसर अगर ए है झांसी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी रियासत पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी। डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति या विलय सिद्धांत के तहत 1853 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया या फिर उसको मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। सूरज से 7वां ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न मोस्टली पूछा जा रहा है। ये अभी कल मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया था वहाँ भी इसके बारे में पूछा, थोड़ा चेंज करके आया था यह प्रश्न वहाँ पर, यहाँ दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर ए होगा यूरेनस, 7वां ग्रह यूरेनस है। कल आपसे जो वीडियो बनी थी उसमें शनि ग्रह के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर सीक्वेंस है इसकी, देख लेते हैं। सूरज से बढ़ती दूरी से सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और उसके बाद प्लूटो। तो यहाँ पर 7वें नंबर पे क्या है? यूरेनस है। प्रथम पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऐसे भी पूछते हैं कि सूरज से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल गई है। और यूरेनस सूर्य का 7वां ग्रह है। तो ठीक है, यहाँ पर ये 7वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, चलिए यह पूरी जानकारी आपको मिल गई। अगर आपसे किसी के भी बारे में, ग्रह के बारे में पूछेंगे सूरज से दूरी, तो आपको दोनों ही तरह से आंसर यहाँ पर मिल गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य, ये उसी का ऊपर थोड़ा डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके आराम से। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं हम। तो संपत्ति का अधिकार है, क्या अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार? तो आपको बताना है संपत्ति जो होती है उसका वह किस तरह का अधिकार है। अगर आपको पता है तो ये अब कानूनी अधिकार हो चुका है। इससे पहले ये किस तरह का अधिकार था, चलिए जानते हैं डिटेल में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। पहले ही संपत्ति का अधिकार किसमें था? मूल अधिकारों में। अब क्या हो चुका है? ये कानूनी अधिकार हो चुका है। किस अनुच्छेद से हटाया है इसको? 301 से। और कौन सा संशोधन था? 44वां। आप देख लीजिए, इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी एवं डी दोनों को माना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जल्दी से बताइए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें अगर आप उत्तर लगा रहे हैं कौन सा? बी, राष्ट्रपति। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो, चाहे वो 65 वर्ष के पहले हो जाए, चाहे वो 6 वर्ष के पहले हो जाए। तो इनमें से कोई सा भी होगा तो इनका कार्यकाल इतना ही होता है। अब वर्तमान में सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगला प्रश्न, 2011 गणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ के प्रश्न आपको सारे पता होने चाहिए। और ये प्रश्न तो मुझे 99% पे आपका चल रहा है। श्रीवस्ती, बलरामपुर, कानपुर या फिर गाजियाबाद? तो जल्दी से बताइए आप इसका उत्तर क्या लगा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं इसमें कि मुझे लगता है कि इसमें एक भी उत्तर इन्होंने सही नहीं डाला। डिटेल में थोड़ा चेक करते हैं। आज ये देखते हैं। 2000 गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। कानपुर देहात का महिला साक्षरता दर इतना, प्रश्न के विकल्प में केवल कानपुर दिया गया है, अतः प्रश्न की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसे मान्य नहीं माना गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन देश में अधिकतम योगदान करता है? कौन करता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन करता है। तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तमिलनाडु जो है अधिकतम योगदान करता है। देख लीजिए। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 2016-17 अंतरिम आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में इतने मिलियन यूनिट, गुजरात में इतनी, महाराष्ट्र में इतनी मिलियन, राजस्थान में इतनी मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अतः पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसने वनों के अंतर्गत, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये मोस्टली सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है। रावी, ब्यास, सतलज या फिर चेनाब? तो जल्दी से लगा लीजिए इसका आंसर। अगर आप लगा रहे हैं इसका बी, ब्यास, तो आप बिल्कुल सही जाना है, इसका उत्तर होगा ब्यास।
जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है। कुल्लू घाटी से बहते हुए दक्षिण की ओर बहती है। पंजाब में भारतीय सीमा के पहले ये सतलज में मिल जाती है। बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो करता है उत्पादक कौन है? ओडिशा, झारखंड, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो बताइए जल्दी से इसका उत्तर आप क्या लगा रहे हैं। अगर आप इसका उत्तर लगा रहे हैं ए उड़ीसा, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा इतने टन प्रथम स्थान पर रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ इतने टन पर, कर्नाटक यहाँ पर, झारखंड यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान लेकर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में कौन सा गंगा दाहिने तट पर स्थित है? हमें कहाँ बताना है? दाहिने तट पर। पटना, वाराणसी, हरिद्वार या फिर कानपुर? तो जल्दी से लगा लीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं। अगर आप लगा रहे हैं वाराणसी को, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यह गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है। नहीं है के बारे में बताना है, तो वाराणसी नहीं है। पटना, पटना, हरिद्वार और कानपुर जो हैं वह गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। आपकी जानकारी के जो हरिद्वार में रहते हैं उन्हें आज पता चल गया होगा कि दाहिने तट पर रहते हैं। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। शेष नदियां दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तर वाहिनी भी कहा जाता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो जल्दी से उत्तर लगा लीजिए। मुझे लगता है ये तो सभी को पता है, आंसर बहुत इजी है ये वाला, सभी का उत्तर ये सही जाएगा। अगर आपने लगाया है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप बिल्कुल सही हैं। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी है। 1857 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्याग्रह प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताना है। इसमें उत्तर लगा लीजिए जल्दी से। गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो अगर आप ए लगा रहे हैं लाला हरदयाल, तो आप बिल्कुल सही हैं। नंबर ऐड करते चलिए अपनी बुक में, नोटबुक में। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप आराम से पोस्ट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित विद्रोह में कौन सीध और कहानों से संबंधित है? हिस्ट्री से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें अगर कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, संताल विद्रोह, अगर आप संताल विद्रोह लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नंबर ऐड करते चलिए अपने। सीध और कहानो मूर्व संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो गांधी जी का था, बाकी उन्होंने क्या जोड़ दिया इसमें? अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। मैंने कहा था आज की वीडियो में आपके लिए मैं 30 लेकर आई हूँ। वैसे मैंने 25 के सेट बना रखे हैं, लेकिन किसी किसी सेट में आपके लिए 30 क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके लिए, जब मुझे लगता है कि ये प्रश्न ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो पूरे 30 के 30 आपको मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। और ये वाली वीडियो तो कंटेंट जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत अच्छे हैं। भारत की संसद में शामिल है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि सभी उपरोक्त सभी। इसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। बस कितना बताया, थोड़ा सा ही बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो देख लीजिए, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 64। तो बताइए कौन सा है। अगर आपने अच्छे से पॉलिटी वाली जो हमारी वीडियोस हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखा है, तो आप इसका उत्तर सही लगा रहे होंगे। तो अनुच्छेद 66 जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति से नहीं, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहले इसकी डिटेल को, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। आगे जाते हैं। लोकसभा में राज्यों से संबंधित निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा में पूछा है ना कि राज्यसभा में। 520, 525, 528, 530। तो जल्दी से बताइए कितनी है। ये लास्ट प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर है 530। इसकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं, आ जाइए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, जिनमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते थे। ध्यातव्य है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी कि 5 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा
आंगन भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। तो आपको न्यू जानकारी भी मिल चुकी इसके, जो हमने ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है, और साथ में आपको जो पुरानी जानकारी है वो भी प्राप्त हो गई साथ में। और मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैं अपने आप से कहती नहीं हूँ कभी, लेकिन जब बनती है उसमें सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं तो मैं खुद से कहती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी बनी है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसमें से आप, मुझे लगता है कि 30 के प्रश्न जो हैं नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इनमें से ज़रूर आपके आएंगे। और वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ और प्यार और अपना लाइक एंड शेयर ऐसे ही बनाए रखिए।